नमस्कार। आज हमारे सामने ना उत्तराखंड के एक खास इलाके से जुड़े कुछ दस्तावेज हैं। हम्म। और पहली नज़र में ये बस सूचियां लगती हैं, गुफाओं के नाम, नदियों की लंबाई, इस तरह की चीजें। बिल्कुल, एकदम फैक्ट्स और फिगर्स, जैसे कोई सरकारी रिपोर्ट हो। हाँ, पर जब थोड़ा गौर करते हैं ना, तो एक बहुत ही दिलचस्प कहानी, एक तरह की दोहरी पहचान सामने आती है। दोहरी पहचान, ये आपने बहुत सही शब्द इस्तेमाल किया। एक तरफ तो पाताल भुवनेश्वर जैसी रहस्यमयी गुफाओं का जिक्र है, जहाँ कहते हैं 33 प्रकार के देवी देवता रहते हैं। और फिर दूसरी तरफ 630 मेगावाट के एक विशाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की पूरी तकनीकी जानकारी दी हुई है। बिल्कुल। तो आज हमारा मकसद सिर्फ इन सूचियों को पढ़ना नहीं है, बल्कि उस दोहरी पहचान को समझना है। हाँ, कि एक ही इलाका एक ही समय में इतना पवित्र और इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है। सही। जहां एक तरफ प्रकृति की पूजा हो रही है, वहीं उसी की ताकत को बिजली बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। ये संतुलन और टकराव की एक बहुत ही दिलचस्प कहानी है। चलिए इस पड़ताल को शुरू करते हैं। तो शुरुआत करते हैं जमीन के नीचे की दुनिया से। गुफाओं से। हाँ, दस्तावेजों में सबसे पहला और सबसे प्रमुख नाम है पाताल भुवनेश्वर गुफा का, गंगोलीहाट में। और इसके बारे में जो लिखा है वो बहुत बड़ा दावा है। ये कहते हैं कि ये 33 प्रकार के सभी देवी देवताओं का निवास स्थान है। सभी के सभी? ये हमें सीधे उस पहली पहचान की ओर ले जाता है जिसकी हम बात कर रहे थे, पवित्रता। मतलब ये सिर्फ एक गुफा नहीं है, ये एक पूरा ब्रह्मांड है जिसे पत्थर में समेटा गया है। जब कोई समाज किसी भौगोलिक संरचना को इतना ऊंचा आध्यात्मिक दर्जा देता है, तो वो जगह उनकी संस्कृति की नींव का हिस्सा बन जाती है। एक तीर्थस्थल, टूरिस्ट स्पॉट नहीं। बिल्कुल। और बात सिर्फ एक गुफा तक सीमित नहीं है। इन दस्तावेजों में तो गुफाओं की एक लंबी फहरिस्त है, जैसे पिथौरागढ़ में स्वधम, सुमेरु, राजा रानी गुफा। हाँ, गंगोलीहाट में भी मेलचोरा और गुप्त गंगा का नाम है। और धारचूला में पिथकू उड़ियार, गलिचा, इतने सारे नाम। मेरा एक सवाल है, आखिर एक ही इलाके में इतनी सारी गुफाएं क्यों हैं? क्या वहां की जमीन में कुछ खास है? ये एक बेहतरीन सवाल है, और इसका जवाब ना वहां की भूवैज्ञानिक बनावट में छिपा है। अच्छा। ये पूरा क्षेत्र चूना पत्थर यानी लाइमस्टोन की चट्टानों से बना है, और पानी, खासकर बारिश का पानी, जब हजारों लाखों सालों तक इन चट्टानों से रिसता है तो वो धीरे धीरे पत्थर को घोल देता है और रास्ते बना लेता है। सही, वही रास्ते आगे चलकर इन विशाल गुफाओं का रूप ले लेते हैं। तो एक तरह से ये गुफाएं पानी और पत्थर के लाखों साल के संवाद का नतीजा है। वाह, मतलब जिस पानी ने जमीन के नीचे ये कलाकृतियां बनाई हैं, वही पानी जमीन के ऊपर नदियों की शक्ल में बहता है। पर नदियों पर जाने से पहले एक और बात है। दस्तावेज में धारचूला से छिपला केदार यात्रा मार्ग पर शेमना गुफा का जिक्र है। और ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। कैसे? ये बताता है कि ये गुफाएं सिर्फ अलग थलग नहीं है, इन्हें प्राचीन यात्रा मार्गों मतलब ट्रेकिंग रूट्स से जोड़ा गया है। आप सोचिए, सदियों पहले तीर्थयात्री या व्यापारी इन रास्तों से गुजरते होंगे। और ये गुफाएं उनके लिए रुकने की जगह होती होंगी। बिल्कुल, एक शेल्टर या फिर रास्ते में पड़ने वाला एक पवित्र पड़ाव। ये इस इलाके के जीते जागते इतिहास का हिस्सा है। जमीन के नीचे पानी की इस अद्भुत कारीगरी को समझने के बाद अब जरा सतह पर आते हैं, जहाँ यही पानी समाज और संस्कृति को आकार देता है। हाँ, दस्तावेजों में कई कुंडों और तालों का जिक्र है, खासकर धारचूला में छिपला कुंड, गौरी कुंड, पार्वती कुंड। ये नाम तो सीधे सीधे पौराणिक कथाओं से जुड़े लगते हैं। बिल्कुल। कुंड अक्सर उन जल स्रोतों को कहा जाता है जिनका कोई ना कोई आध्यात्मिक महत्व होता है। गौरी और पार्वती कुंड का नाम तो साफ तौर पर शिव पार्वती की कथाओं से जुड़ा है। तो फिर से वही बात। इस इलाके में पानी सिर्फ H2O नहीं है, वो जीवन का स्रोत है, पवित्रता का प्रतीक है। मुनस्यारी में नंदा कुंड का जिक्र है, जो नंदा देवी की पूजा से जुड़ा है। हर जल स्रोत के साथ एक कहानी, एक आस्था जुड़ी हुई है। और इन्हीं छोटे छोटे स्रोतों से मिलकर बनती हैं इस इलाके की विशाल नदियां। दस्तावेजों में सबसे पहले पूर्वी धौली गंगा का जिक्र है, दरमा घाटी से निकलती है। हाँ, और दिलचस्प बात यह है कि इसकी सहायक नदियों के भी नाम दिए गए हैं, लिस्सर, नागलिंग यांगटी, सेला यांगटी। इन नामों का जिक्र बहुत अहम है। ये हमें सिखाता है कि एक नदी कभी अकेली नहीं होती, वो एक नेटवर्क की तरह होती है, जैसे हमारे शरीर में नसें होती हैं या किसी पत्ते में शिराएं। क्या बात है,
बिल्कुल सही। ये छोटी छोटी यांगटी या धाराएं मिलकर ही एक बड़ी नदी को उसका बल और आकार देती हैं। ये एक पूरा जल तंत्र है। और ये तंत्र आखिर में तवा घाट में एक और बड़ी नदी में मिल जाता है। अब इन पन्नों में एक ऐसा दावा किया गया है जिस पर ध्यान देना जरूरी है। अच्छा। ये कहते हैं कि काली नदी, जो काला पानी से निकलती है, उत्तराखंड की सबसे लंबी नदी है। सबसे लंबी? पूरी 252 किलोमीटर्स। ये तो बहुत बड़ी बात है। 252 किलोमीटर्स, ये सिर्फ एक दूरी नहीं है। सोचिए, इतनी लंबी नदी अपने सफर में कितने अलग अलग तरह के मौसम, जमीन और इकोसिस्टम से गुजरती होगी। बर्फीले ग्लेशियरों से शुरू होकर संकरी घाटियों से बहती हुई वो अपने साथ सिर्फ पानी नहीं, बल्कि पहाड़ों की मिट्टी, खनिज और जीवन के अंश लेकर चलती है। एक पूरी दुनिया को अपने साथ लेकर बहती है। बिल्कुल। और इसीलिए जब हम आगे इस पर बनी परियोजनाओं की बात करेंगे तो हमें याद रखना होगा कि उसका असर सिर्फ एक बांध तक सीमित नहीं रहता। वो असर पूरे 252 किलोमीटर के रास्ते पर महसूस किया जा सकता है। ये तो सोचने का एक बिल्कुल नया नजरिया है। अच्छा, नदियों की इस ताकत की बात हो रही है तो झरनों का जिक्र भी कर लेते हैं। दस्तावेज में मुनस्यारी के पास बर्थी फॉल का जिक्र है। ऊंचाई 126 मीटर। 126 मीटर। अंदाजा लगाने के लिए ये लगभग एक 30-35 मंजिला इमारत जितनी ऊंचाई है। बाप रे। कल्पना कीजिए कि उतनी ऊंचाई से जब पानी नीचे गिरता होगा तो उसकी गर्जना और उसका दृश्य कितना शानदार होता होगा। बिल्कुल। और एक और झरने की जानकारी मुझे काफी दिलचस्प लगी, किमसेन छीड़, धारचूला की इलागाड़ नदी पर। हाँ, और इसके बारे में लिखा है कि ये 12 मास है, यानी पूरे साल बहता है। इसका क्या कोई खास मतलब है? हाँ, इसका एक गहरा भौगोलिक मतलब है। 12 मास या पेरेनियल होना ये बताता है कि इस झरने का स्रोत कोई मौसमी बरसाती नाला नहीं है। तो फिर इसे पानी किसी स्थायी स्रोत से मिल रहा है, जैसे कोई ग्लेशियर जिसका पानी धीरे धीरे पिघलकर साल भर इसे जिंदा रखता है, या फिर कोई बड़ी भूमिगत जलधारा। ये उस क्षेत्र के स्वस्थ वाटर सिस्टम का संकेत है। और मुझे एक और बात बड़ी अच्छी लगी, दस्तावेज में ना रांथी झरने के लिए बहुत आकर्षक और तीथला जलप्रपात के लिए दर्शनीय झरना जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। सही पकड़ा आपने। ये कोई सूखी सरकारी रिपोर्ट जैसा नहीं लगता। नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसा लगता है कि इन दस्तावेजों को तैयार करने वाला सिर्फ एक भूगोल का जानकार नहीं था, बल्कि उसके अंदर एक प्रकृति प्रेमी भी था। आकर्षक, दर्शनीय, ये शब्द उस जगह की आत्मा को पकड़ने की कोशिश करते हैं, सिर्फ उसके आंकड़ों को नहीं। सही। ये जगह सिर्फ नक्शे पर मौजूद बिंदु नहीं है, बल्कि अनुभव करने वाली खूबसूरत जगह है। तो अब तक हमने इस इलाके की पवित्रता, इसकी प्राकृतिक सुंदरता और इसके पीछे के विज्ञान को समझा। लेकिन कहानी का दूसरा पहलू अब शुरू होता है, शक्ति का अध्याय। बिल्कुल। चलिए देखते हैं कि इन शक्तिशाली और सुंदर नदियों की ऊर्जा का इस्तेमाल कैसे हो रहा है। यहाँ उत्तराखंड जल विद्युत निगम यानी UJVN द्वारा संचालित कई परियोजनाओं की सूची है। और यहीं पर कहानी का वो दूसरा अध्याय शुरू होता है। UJVN, जैसा कि दस्तावेज बताते हैं, 2001 में बना एक निगम है जो राज्य की नदियों की इसी शक्ति को बिजली में बदलने का काम करता है। इस सूची में जो सबसे बड़ी परियोजना दिख रही है वो है गरबा तावा घाट परियोजना। उसी काली नदी पर? हाँ, और इसकी क्षमता है 630 मेगावाट। अब ये नंबर सुनने में बहुत बड़ा लगता है, पर इसका असल में मतलब क्या है? इसका मतलब है बहुत ज्यादा। एक अंदाजा लगाइए कि एक बड़े शहर जैसे देहरादून के एक बड़े हिस्से को रोशन करने के लिए जितनी बिजली चाहिए, वो अकेली ये एक परियोजना पैदा कर सकती है। अच्छा। तो हम यहाँ हिमालय के गोद में किसी छोटी मोटी चक्की की बात नहीं कर रहे हैं, हम एक इंडस्ट्रियल स्केल पावर प्लांट की बात कर रहे हैं। ये उस 252 किलोमीटर लंबी नदी की अथाह शक्ति का प्रमाण है। और एक और बड़ी परियोजना है धौलीगंगा जल विद्युत परियोजना, 280 मेगावाट की। अच्छा, यहाँ एक दिलचस्प शब्द इस्तेमाल हुआ है, ये रन ऑफ रिवर पद्धति पर आधारित है। ये क्या होता है? हाँ, ये समझना बहुत जरूरी है। देखिए, एक पारंपरिक बड़ा बांध नदी पर एक फुल स्टॉप लगाने जैसा है, मतलब पानी को एक बड़ी झील में रोक लेना। बिल्कुल। वहीं रन ऑफ रिवर एक कॉमा जैसा है। आप नदी के बहते हुए पानी का एक हिस्सा कुछ देर के लिए एक सुरंग के जरिए टरबाइन घुमाने के लिए इस्तेमाल करते हैं और फिर उसे वापस नदी में छोड़ देते हैं। सही। तो सुनने में तो ये पर्यावरण के लिए ज्यादा बेहतर लगता है। कागज पर तो ये अक्सर बेहतर माना जाता है क्योंकि इसमें बहुत बड़े इलाके को डुबोने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन
असल में ये कितना बेहतर है, ये एक बड़ी बहस का मुद्दा है। क्यों? क्योंकि सुरंगें बनाने के लिए पहाड़ों को काटना पड़ता है और नदी के प्राकृतिक बहाव में बदलाव तो आता ही है, जिसका असर मतलब मछलियों और दूसरे जलीय जीवन पर पड़ता है। और परियोजनाओं की सूची यहीं खत्म नहीं होती, ये बहुत लंबी है। हाँ, मैंने भी देखा। धौलीगंगा पर ही 3 और परियोजनाएं हैं। गौरी नदी पर 260 मेगावाट की गौरीगंगा परियोजना है, फिर पूर्वी रामगंगा पर भी 3 हैं। और एलागाड़, कूला, हाट जैसी छोटी नदियों पर भी प्रोजेक्ट्स हैं। कुल मिलाकर 17 परियोजनाओं का जिक्र है। 17? एक पल के लिए रुककर इस पर सोचिए, 17 परियोजनाएं। इसका मतलब है कि इस क्षेत्र की लगभग हर बहती धारा, हर नदी की क्षमता का आकलन किया गया है और उसे इस्तेमाल करने की योजना बनाई गई है। हाँ, एक तरफ तो ये देश की ऊर्जा सुरक्षा और विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन दूसरी तरफ हिमालय जैसे नाजुक और संवेदनशील पारिस्थितिकी तंत्र में इतने बड़े पैमाने पर निर्माण, ये अपने साथ कुछ बहुत गंभीर सवाल लेकर आता है। तो हमने इन कुछ पन्नों के जरिए एक पूरे क्षेत्र की यात्रा कर ली, जमीन के नीचे की रहस्यमयी गुफाओं से लेकर आसमान से गिरते झरनों तक, और फिर उन्हीं पवित्र नदियों पर बने विशाल इंजीनियरिंग के चमत्कारों तक। और जब हम इन सभी जानकारियों को एक साथ रखकर देखते हैं तो एक बहुत ही जटिल और विरोधाभासी तस्वीर उभरती है। बिल्कुल। ये एक ऐसी जगह की कहानी है जहां प्रकृति एक ही साथ देवी भी है और संसाधन भी। एक ही नदी है जिसे गौरी कुंड में पूजा जाता है और उसी नदी पर आगे जाकर गौरी गंगा पावर प्रोजेक्ट बनाया जाता है। ये इस क्षेत्र की नियति है, अपनी पवित्रता और अपनी शक्ति के बीच संतुलन खोजना। हाँ, वाकई एक ही जगह पर इतने सारे प्राकृतिक आश्चर्य और साथ ही साथ आधुनिक इंजीनियरिंग की इतनी बड़ी परियोजनाओं का होना असाधारण है। ये इस जगह की दोहरी पहचान को बहुत गहराई से दिखाता है और ये हमें आज के दौर की सबसे बड़ी चुनौती पर लाकर खड़ा करता है, विकास की जरूरत और पर्यावरण के संरक्षण के बीच की वो महीन रेखा। ये दस्तावेज सिर्फ पत्थर, पानी और बिजली के आंकड़े नहीं है, ये उस महीन रेखा पर चलने की कोशिश की कहानी बयान करते हैं। और ये हमारे श्रोताओं के लिए भी एक विचार छोड़ जाता है। इन दस्तावेजों में जल विद्युत परियोजनाओं की एक लंबी सूची है। ये सोचने पर मजबूर करता है कि जब हम सैकड़ों किलोमीटर दूर अपने घरों में एक स्विच ऑन करते हैं तो उस बिजली का स्रोत शायद हिमालय की कोई ऐसी ही नदी हो सकता है। क्या हम कभी उस ऊर्जा के पीछे की इस कहानी, इस संतुलन और इस टकराव के बारे में सोचते हैं? ये सवाल हमें उस विकास की असली कीमत पर विचार करने के लिए प्रेरित करता है जिसका हम सब हिस्सा हैं।